Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 1, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक सिद्धांत, इसका हिंदी में नाम है। इसका सेक्शन 1 कह लो, यूनिट 1 कह लो, स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या सिलेबस करना है, देखो ऑब्वियसली राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये आपको डायरेक्ट तो आएगा नहीं। इसके साथ आपको इसका अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र, अर्थ, विशेषताएं, समस्याएं, महत्व, ये सब आपको ऐड करके पूछ लिया जा सकता है। या फिर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, ये भी ऐड किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी या फिर मार्क्सवादी व्याख्याएं क्या होती हैं। इस सिलेबस को पूरे के पूरे हम सेक्शन 1 में करेंगे और 101% आपका एक क्वेश्चन इसमें से निकल के बेटा सामने आएगा पेपर में। आगे देखिए, हाँ जी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का राजनीतिक सिद्धांत, जो हमारी बुक है, पेपर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अब देखो ऑब्वियसली राजनीतिक सिद्धांत है तो राजनीति से रिलेटेड होगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ समानता का सिद्धांत, तो इसका मतलब क्या होता है, सबको समान अधिकार मिले, तो ये समानता का सिद्धांत हो गया। ऐसे ही जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें राजनीति से रिलेटेड बातें सामने आएंगी बेटा, सारी की सारी जितनी भी हम पढ़ेंगे। देखो राजनीतिक सिद्धांत वह ज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि शासन कैसा होना चाहिए, सत्ता का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, न्यायपूर्ण हो ताकि वो, ठीक है, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। ये सब मुद्दे कहाँ पे होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में। सत्ता कैसी हो, न्याय कैसा हो, अधिकारों की रक्षा हो, ये सब। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं तो आप क्या कहोगे कि अर्थात राजनीति से जुड़े उन विचारों, मान्यताओं और सिद्धांतों का अध्ययन जो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और नागरिकों का आपसी संबंध, ये कैसा होना चाहिए, ये सब किसके अंदर आता है बेटा, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आता है, जो हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत की दी है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जो डेफिनेशंस होती हैं ये सिद्धांत शास्त्रियों की, उसको आपको एज इट इज़ लिखना होता है बेटा, अच्छे से अंडरलाइन करके पेपर में सर्कल लगा के और ब्लैक पेन से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सिद्धांत एक प्रकार का जाल है। अभी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, नॉट राजनीतिक सिद्धांत। वो कौन कहता है, कार्ल पापर। क्या कि एक प्रकार का जाल है विचारधारा का, जिसमें विश्व को पकड़ा जा सकता है, मतलब पूरा विश्व उस विचारधारा से प्रभावित होता है ताकि उस विचारधारा को समझा जा सके। ये कहने का मतलब है कि सिद्धांत क्या होता है, एक प्रकार का जाल जिसमें पूरे विश्व को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। अब डेविड हेल्ड क्या कहते हैं बेटा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है। अवधारणाएं क्या होती है, कंसेप्ट, कि राजनीति के जीवन से संबंधित जो भी कंसेप्ट हैं और हमारे अनुमान हैं, उनका एक ऐसा ताना बाना होता है जिसमें शासन, राज्य और सरकार की प्रकृति और लक्ष्य और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल होता है। बेटा इसको तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्षेत्र क्या है। अध्ययन क्षेत्र मतलब किस किस विषय में हम राजनीतिक सिद्धांत को ले सकते हैं। देखो राजनीति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना कि मनुष्य के क्रियाकलाप। अब जब से मनुष्य आया है धरती पे, ठीक है, वो सरवाइव कर रहा है, कुछ ना कुछ बातें सामने निकल के आती रही होंगी शुरू से ही, उन्हीं से ही कोई ना कोई सिद्धांत निकल के सामने आता है उसकी जीवन शैली से। तो जब से मनुष्य क्रियाकलाप कर रहा है तब से ही राजनीति का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। इसलिए जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचता जो राजनीति से अछूता रहता हो, मतलब जिसमें राजनीति ना होती हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। जैसे जो उदारवादी विचारक हैं उनका राजनीति का रिश्ता सिर्फ राज्य और सरकार तक ही रखा। जो पहले उदारवादी विचारक थे ना, उनका क्या था बेटा, राजनीति का क्षेत्र या तो राज्य से रिलेटेड था या सरकार से। जबकि जो मार्क्सवादी विचारक हैं उनका आर्थिक गतिविधियों पर भी राज्य का स्वामित्व स्थापित करते हैं, कि उन्होंने आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनको भी राजनीति के अंदर लिया। और यहाँ तक कि वर्तमान समय में तो नारीवाद विचारक जो हैं वो क्या करते हैं कि पारिवारिक मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले परिवारों में बहुत हिंसा होती थी,
महिलाओं के ऊपर, क्योंकि अब तो हर चीज़ में, हर फील्ड में हम न्याय की बात करते हैं, यहाँ तक कि बोलने के अधिकार में भी, और नारियों पर जो शोषण होता था उसके लिए भी कितनी आवाज़ उठाई गई। तो वर्तमान समय में नारीवाद विचारकों ने तो ये कह दिया कि पारिवारिक मामलों में भी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है। इस तरह राजनीति का क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है। अब राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत औपचारिक और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक राजनीतिक संरचनाओं, और उन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं भौगोलिक सारी चीज़ें आ गई। देखो इसमें सामाजिक भी आ गई, आर्थिक भी आ गई, धार्मिक बातें भी आ गई, सांस्कृतिक या फिर मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा, जो किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। मतलब अब कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें हमने किसके अंडर ले ली, राजनीतिक सिद्धांतों के अंडर ले लिए हैं सभी मुद्दे, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों। आगे देखिए बेटा, हम क्या कहेंगे कि परंपरागत एवं आधुनिक दोनों की बात कर रहे हैं इसमें। सिद्धांत शास्त्री जिन विषयों को राजनीतिक सिद्धांत में शामिल करते हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब हम विषय क्षेत्र की बात कर रहे हैं बेटा कि विषय क्षेत्र क्या रहेगा। ठीक है, देखो राज्य एवं सरकार का अध्ययन करेंगे। एक तो ये विषय क्षेत्र है कि राज्य का अध्ययन किया जाए और सरकार का। शक्ति और अधिकार का, उस पे भी हमारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कहा जा सकता है कि ये भी इसका विषय क्षेत्र है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार विचारधाराओं के ऊपर भी है। व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसा हो, ये भी है। नारीवाद के ऊपर है, विकास के बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में और पर्यावरण की समस्याओं के बारे में। अब देखो राजनीति कहाँ नहीं है, राजनीति की बातें कहाँ नहीं आती। सरकार सारी जगह तो काम करती है, तो हमें ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी ना। ये कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है बेटा। आप खुद सोचो कि राज्य और सरकार का अध्ययन भी आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। शक्ति, अधिकार, हमारी स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार जो हैं, विचारधाराएं हैं, हम व्यक्ति का और राज्य के बीच में संबंध कैसा है, ये सब आ जाता है उसके अंदर। आइए हम सबसे पहला टॉपिक अपना पढ़ते हैं इसमें से कि राज्य एवं सरकार का अध्ययन। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य के स्वरूप, उसके उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र के विषय में भी राजनीतिक जो शास्त्रियों ने विचार प्रस्तुत किए अपने, क्योंकि मनुष्य के राज्य संबंधी विचार भी बदलते रहते हैं। अब देखो जब राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं ना, तो विचारधाराएं जब बदलती हैं तो फिर सिद्धांत भी थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। जैसे क्या था, प्राचीन समय में जनता राजा को ही क्या मानती थी, राजा की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मान लेती थी और उसका पालन करती थी। राजा महाराजा जो कहते थे प्रजा वही करती थी, क्योंकि तब क्या था बेटा कि राजा की आज्ञा का विरोध करना पाप माना जाता था। लेकिन क्या हुआ, अब ये सिद्धांत खत्म हो गया। अब नया सिद्धांत सामने आ गया, क्या कि लेकिन वर्तमान में सरकार के 3 अंग, अब वो 3 अंग कौन से हैं, विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, अब इनमें विश्वास करने लग गए। इन तीनों में विश्वास और अनेक सिद्धांत इनके आपसी संबंधों को लेकर बन गए। अब देखो राज्य और सरकार का अध्ययन तो है राजनीतिक सिद्धांत में, लेकिन ये भी क्या है, हमारी विचारधाराएं हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। आगे देखिए, अगर बेटा मैं सेकंड में बात करूं शक्ति और अधिकार, वर्तमान समय में शक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं। जैसे राजनीतिक शक्ति होगी, सैनिक, आर्थिक, वैचारिक और राष्ट्रीय शक्ति, ये सारी शक्तियां ही तो हैं हमारे देश में। और शक्ति और अधिकार का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि आज का सिद्धांत शास्त्री शक्ति के इन रूपों के पारस्परिक संबंधों को जानना चाहता है कि समाज में किसको क्या मिलता है, कैसे मिलता है और कितना मिलता है। शक्ति और अधिकार क्या है कि हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि जो सरकार कर रही है, अब हम भी तो देखते हैं ना, जब सरकार आई भी हमारे लिए क्या काम किए, कितना काम किया, कैसा काम किया, ये हम भी तो नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड में हम बात करेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की। देखो इसके अंदर आप क्या कहोगे कि सभी विचारकों का लक्ष्य है कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए। सभी विचारक यही सोचते हैं, ऐसे विचार रखते हैं कि जिससे स्वतंत्रता, समानता और न्याय का समुचित स्थान मिले, जिससे देश में, सबके देश में ये हो। जैसे उदारवादी विचारक एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, अब कुछ विचारकों ने क्या कहा, स्वतंत्रता और अधिकार की बात की, उनको सुरक्षित रखें। लेकिन गांधीवादी विचारधारा ने क्या कहा कि ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण पाया जाए। अब अलग अलग विचारधारकों ने अलग अलग बातें कही हैं और बात सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि न्याय भी हो, स्वतंत्रता भी हो, समानता का अधिकार भी सबको मिले।
आगे देखिए बेटा विचारधाराएं कैसे, कि विचारधारा मूल्यों में विचार कैसे होते हैं, कि उनमें मूल्य हों, विश्वास हों, आस्थाएं हों, आदर्श हों, कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जनता शासित होती है। प्लेटो के समय से लेकर अब तक आधुनिक समय तक अनेक विचारधाराएं प्रचलन में रही हैं। जैसे अब देखो विचारधाराओं का नाम आपने पढ़ा होगा, आदर्शवादी विचारधारा, उदारवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, ये सब के नाम लिख देने हैं आपने। आदि विचारधारा जितनी अधिक प्रभावशाली होती है उतनी अधिक सीमा तक वह राष्ट्र की जीवन धारा बदलने में सक्षम रहती है। जीवन धारा को बदल देती है राष्ट्र की विचारधाराएं। जब मार्क्सवादी विचारधारा थी तो उसी टाइप की बातें सब करते थे। ठीक है बेटा, यहाँ से आपने ये सब पढ़ा। आगे देखिए बेटा, आपका पॉइंट आता है अब व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रमुख विषय रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, शोषण था, लोगों को आज़ादी नहीं थी। अब भारत पे ही देख लो, अंग्रेजों का राज था, कहाँ थी हमें आज़ादी? तो 18वीं शताब्दी में किस पर जोर दिया गया बेटा? स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। अब स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य की शक्तियों को सीमित रखने का समर्थन किया गया। अब हम स्वतंत्र रहें इसके लिए क्या होना चाहिए कि राज्य के पास जो शक्तियाँ वो सीमित होनी चाहिए। अगर ज़्यादा शक्तियाँ होंगी तो वो हम पर हावी होगा। जबकि लोकतंत्र लेकिन जो आज की प्रेजेंट बात अगर हम करें, जबकि लोकतंत्र की आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकारों पर बल दिया गया। देखो 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता पर बल दिया गया क्योंकि उस टाइम इसी की ज़रूरत थी। लेकिन अब किस पे बल दिया जा रहा है? अधिकारों पे, जिससे कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। अगर उसके पास अधिकार होंगे तभी तो अपना विकास करेगा। अब देखो नारीवाद की बात कह लो। जब अनेक देशों में स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु आंदोलन प्रारंभ हो गए तो उदारवादी लेखकों की मान्यता ये रही कि राज्य को पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखो उस टाइम क्या सोचते थे कि राज्य का काम परिवार में जाना नहीं है। लेकिन अब देखो 1970 के दशक में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। यद्यपि स्त्री के सवालों पर, स्त्री के बारे में जो सवाल थे उसमें पूर्व की और पश्चिम की समाज में काफ़ी मतभेद रहा। अब देखो पूर्व के देश कुछ और विचारधारा रखते थे, ठीक है, और पश्चिम के देश कुछ और। पश्चिम में आज़ादी ज़्यादा थी स्त्रियों की, लेकिन पूर्व में शायद नहीं थी उतनी। तो अलग अलग इनमें मतभेद थे। अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या हो और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सके। ये कौन कहता है? नारीवाद। क्या? कि महिलाओं की स्थिति क्या होनी चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में उनकी भागीदारी को कैसे अब आगे बढ़ाया जा सके कि फीमेल भी राजनीति में आए। ये मेन मुद्दा इसका रहा है। आगे देखिए बेटा, लास्ट में बेटा हम बात करेंगे विकास, आधुनिकरण और पर्यावरण की समस्याएं। राजनीतिक सिद्धांत इस पे भी तो है, विकास कैसे हो, आधुनिकरण कैसे हो, पर्यावरण की समस्याओं से कैसे निपटा जा सके। अब देखो समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीति विज्ञान के विद्वानों का ध्यान किस ओर गया? विकास, गरीबी, असमानता, अशिक्षा और सामाजिक संघर्ष की ओर आकर्षित हुआ। इस पे काम हुआ। और आमंड और डेविड जैसे जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने जातिवाद, दलित राजनीति और अल्पसंख्यकवाद जो थे अब राजनीति के प्रमुख मुद्दे बन गए थे। उनके लिए ये प्रमुख मुद्दे थे, फिर इन पे काम हुआ। इसी तरह पिछले कुछ सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक उपाय सुझाए जा रहे हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण करो, वन संरक्षण करो, औद्योगिक विकास को, साफ सुथरी तकनीकों को अपनाओ कि औद्योगिक विकास के अंतर्गत हमारा वातावरण जो है वो अशुद्ध ना हो सके। अब देखो विकास के बारे में भी इसमें समाजशास्त्रियों ने बात की कि अशिक्षा, गरीबी, इसका निपटारा करो, विकास करो। आधुनिकरण के ऊपर भी बात की गई और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी यहाँ पे बात की गई। अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। पीछे आप बहुत कुछ लिख के आए हो, उसी में से लाइनें उठा दो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितना मर्जी बड़ा इसको बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में इसके कार्य क्षेत्र में नवीन विषय जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे यह विस्तृत होता जा रहा है कि अब ये विस्तृत हो रहा है, नए नए विषय इसमें राजनीतिक सिद्धांत में जुड़ रहे हैं। बेटा अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।